हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग सेट नंबर 3 के 5वां क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग लास्ट तक देखें और वीडियो में जो बताया जाए तो जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है उसको आप हल करें या एक दो बार देखें जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए अब लगातार क्वेश्चन करते हैं। 5 के पूरे जितने भी 5 के का, खा, गा, अंगा सारे करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 5वां का। पूछा गया है बच्चों, विलयन के पराशरण दाब को समझाइए। ठीक है, सबसे पहले पराशरण दाब की परिभाषा लिख देनी है। विलयन के पराशरण दाब तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध भी निकाल देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों विलयन का पराशरण दाब परिभाषा लिख देंगे। तो क्या होगा देखिए, कह रहा किसी विलयन पर लगने वाला, ठीक है, किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम बल जो बाहरी दाब यानी बाहर से लगाया जाए, जो बाहरी दाब या बाह्य दाब जो उस विलयन व उसके विलायक के उस विलयन या उसके विलायक के मध्य परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण की क्रिया को रोक देता है, अतः इसको परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, तो परासरण दाब तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध निकालना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो अपने क्लास 11 में पढ़ा है, 12 में पढ़ा है, बॉयल वांट हाफ नियम के अनुसार। तो क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर आपका स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, स्थिर रहता है। तो P प्रोपोर्शनल 1/V क्या होगा, P प्रोपोर्शनल 1/V, इसे मानने के समीकरण नंबर 1। फिर क्या करेंगे बच्चों, चार्ल्स वांट हाफ नियम के अनुसार यहाँ पास क्या होता है, सांद्रता C स्थिर होता है। ठीक है, क्या होता है, सांद्रता C स्थिर होता है। तो क्या होगा, P प्रोपोर्शनल T समीकरण नंबर 2 मान लिया जाएगा। अब क्या होगा, समीकरण मतलब दोनों समीकरण को हल करने पर या आप कह सकते हो परासरण दाब ताप के अनुपातिक व्युत्क्रम हो तो। ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल 1/T हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल 1/T हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे हम लोग तो कांस्टेंट R आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कांस्टेंट R आएगा। P बराबर RT होगा बटे V होगा, और V को तिर्यक गुणा इधर कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, कहते हैं PV बराबर RT हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, P बराबर RT हो जाएगा। फिर अगर आपको अणुओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, अणुओं की आवश्यकता पड़ती है तो क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या अधिक हो तो या अणुओं की संख्या हो तो क्या हो जाएगा, यही पास जहाँ आपका PV बराबर RT होता है वहाँ N लगा देंगे। क्या लगा दें, N। तो क्या बन जाएगा, PV बराबर NRT बन जाएगा। या फिर आप कर सकते हैं P बराबर N/V RT कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, या फिर आप कर सकते हैं N/V बराबर C रखने पर, तो क्या हो जाएगा, PV नहीं, P बराबर C RT हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, C सांद्रता या पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की भार होती है। C बराबर W/M रखने पर तो क्या होगा, P बराबर W/M RT हो जाएगा। ठीक है, ये अब हो गया इसमें। ठीक है, अब इससे यहाँ आपको बताना है R क्या है। तो R है प्यारे बच्चों गैस स्थिरांक, मैंने अभी बताया था, जिसका मान होता है 0.082 लीटर ATM डिग्री प्रति मोल इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर सभी प्रतीक चिन्हों का यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, आप देख ही रहे हैं। ये P क्या होता है, परासरण दाब होता है। W क्या होता है, विलेय पदार्थ का भार होता है। स्मॉल m क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। R क्या होता है, गैस स्थिरांक होता है। T क्या होता है बच्चों, परम ताप होता है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका। यदि आपको मजा आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कैसा लग रहा है आपको। ठीक, अपनी भड़ास निकाल सकते हैं यहाँ पास आकर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 5 का खा क्या कर रहा है, देखिए कह रहा अभिक्रिया के औसत तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए। मतलब समझाने मतलब आप टिप्पणी लिख सकते हैं,
थ्योरी लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। और उनको प्रभावित करने वाले दो कारक का वर्णन करना है। तो आइए बिल्कुल आराम समझते हैं। तो पहले आप डालेंगे हेडिंग, क्या डालेंगे बच्चों? अभिक्रिया का औसत वेग डालेंगे, फिर बेहतरीन सी परिभाषा लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग इसमें। तो देखिए क्या होगा, इसमें लिखा जाए परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में प्रति इकाई, मतलब प्रत्येक के लिए प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तनों को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या है, औसत वेग बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये कह सकते हैं। यानी आप इसको फार्मूला वाइज कर रहे हैं तो नॉमिंग डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, ये होगा फार्मूला आपका, ठीक है। फिर कह रहा है कि औसत वेग बराबर एक और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए तो औसत वेग बराबर प्लस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटे परिवर्तन में लगा समय। यहाँ पास क्या है, जो प्रोडक्ट होता है उसके जो है डेल्टा सी में परिवर्तन और बटे डेल्टा टी में, ये हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है, अभिक्रिया के वेग, यानी अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग निकालना है। देखिए क्या करना, अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग के बारे में बताना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो इमीडिएटली तुरंत हो जाए किसी निश्चित क्षण पर, ठीक है, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। बिल्कुल आसान है कि तुरंत हो जाए क्रिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, तात्क्षणिक वेग बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या मैं लिख देता हूं यहां, सांद्रता में परिवर्तन, ठीक बच्चों, क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन। और डेल्टा टी क्या होगा, समय में परिवर्तन, ठीक है बच्चों, समय में परिवर्तन हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको बताना है कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, ठीक है। इनको दोनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। तो देखिए इसमें दो कारक पूछे गए आपसे, कितने? दो पूछे गए, लेकिन आपके लिए 5 लिख दिया जाए, जिससे कोई समस्या ना होने पाए। देखिए जो पहला क्या होगा, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। बहुत अच्छी बात है कि ताप बढ़ाओगे तब क्रिया तेज हो जाएगी, क्योंकि उसके अणु आपस में टकराएंगे। दूसरा, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है। जब दाब बढ़ाओगे तो क्या होगा, तब पर भी प्रेशर बढ़ेगा और अणु आपस में टकराएंगे, ठीक है। तीसरा है उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण। अब आप जानते हैं उत्प्रेरक क्या काम करता है, अभिक्रिया गति को बढ़ा देता है, अभिक्रिया गति को घटा देता है, ठीक है, दोनों काम करता है। चौथा है अभिकारकों की सांद्रता के कारण। अब सांद्रता क्या है, अगर मात्रा कम ली गई है तो जल्दी होगा, अगर मात्रा क्या है, अधिक है बच्चों, तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। पांचवा है अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण। क्या होगा, अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण। तो इस तरीके से आपके 5 के खा भी कंप्लीट हो गए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है 5 का गा। क्या है, 5 का गा है। तो आइए समझते हैं इसको, क्या करना है इसमें। सबसे पहले बोला गया है क्रोमियम, जिसका परमाणु क्रमांक 24 है, तथा कापर, जिसका परमाणु क्रमांक 29 है। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है और संक्रमण तत्वों के 2 प्रमुख उपयोग या लक्षण लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला आपका ये है क्रोमियम है बच्चों। क्या है, मैं नाम लिख दूं इसका, चलो लिख देता हूं, क्रोमियम, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है। और जब भी इसका हम करें क्या, इलेक्ट्रॉन विन्यास करें, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 2s2 2p6 और 4s1 3d5। ये किससे होता है तो आपको पता होना चाहिए।
ऑफ बाउ नियम से होता है। किससे होता है बच्चों? ऑफ बाउ नियम से ये होता है, ठीक है, ऑफ बाउ नियम से होता है। चलो, तो क्रोमियम हो गया है। कापर का करेंगे तो क्या होगा? इसका नाम है भैया कापर, ठीक है। तांबा भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? तांबा। इसका परमाणु क्रमांक होता है 29। तो क्या करेंगे देखिए, 1:2, 2:2, 2p6, 3:3, 3p6, 4s1 और 3d10। ये हो गया कापर का इलेक्ट्रॉन विन्यास। चलिए अब देखेंगे अगला टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्व की प्रमुख लक्षण, ठीक है। संक्रमण तत्व के प्रमुख लक्षण कितने लिखना है? मात्र 2 लिखने हैं। तो आप चाहे जो लिखो, आप स्वतंत्र हैं। तो मैंने भी उन्हीं को लिखा है जो परीक्षा में अलग से भी पूछ लिया जाए क्वेश्चन, जिससे आपका लाभ ही हो, हानि कभी ना हो, ठीक है। तो देखिए क्या हमने लिखा है, रंगीन यौगिक। देखिए जब भी डी ब्लॉक, ठीक है, जब भी डी ब्लॉक या कोई भी इसका यौगिक, मतलब डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट, ठीक है, यौगिक अयुग्मित हो, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में ना हो, क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जोड़े में ना हो, तो व्यक्त करता है, तो वह कैसा होगा बच्चों? अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। और इसी के कारण क्या होगा? रंगीन यौगिक का निर्माण होगा। रंगीन यौगिक का निर्माण होगा। एग्जाम्पल क्या है? कॉपर 2+ चार्ज, ठीक है। ये क्या होगा है? ये रंगीन यौगिक होता है, ठीक है। रंगीन यौगिक है कॉपर, ठीक है। इसमें कोई कलर नहीं आएगा, नो कलर। चलिए अगला देखेंगे, दूसरा इसका जो बोला गया है, दूसरा बोला गया बच्चों चुंबकीय गुण। तो आइए समझते हैं चुंबकीय गुण क्या होगा। अधिकांश संक्रमण जो तत्व होता है, अर्थात डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट जो होते हैं, उनमें क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जोड़े में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। जिसके कारण अनुचुंबकीय गुण होते हैं। क्या होता है बच्चों? जिसके कारण अनुचुंबकीय गुण होते हैं। और जबकि डी उपकोष और एस उपकोष कैसे होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? डी और एस युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि जोड़े में होते हैं। तो ये संक्रमण तत्व कैसे होंगे? चुंबकीय गुण व्यक्त करेंगे। मतलब कि अगर आपके क्या है, दोनों जो मतलब बॉक्स होंगे, जो आपके ऑर्बिटल होंगे, कक्षक होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या जोड़े में होंगे इस तरीके से, तो क्या होंगे? चुंबकीय होंगे बेटा। कैसे होंगे? चुंबकीय होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉपर फर्स्ट 28, ठीक है, 29 होता है, एक निकल जाएगा, 28 बचेगा। तो इसका करेंगे क्या? आगे 18 भर जाएगा और 3d10 हो जाएगा। तो ये कैसे होंगे? चुंबकीय गुण व्यक्त करें। कैसे व्यक्त करें बच्चों? चुंबकीय गुण व्यक्त करेगा, ठीक है, व्यक्त करेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 5 घ नंबर। तो चलिए देखते हैं 5वां। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों 5 का घ नंबर, ठीक है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन 5 घ है। इसे पूछा गया देखिए, उपसह संयोजन यौगिकों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यानी CFT। क्या पूछा गया बच्चों? CFT को समझाना है, इसकी सीमाओं को लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT के बारे में लिखेंगे। तो देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि CFT क्या होगा? CFT एक स्थिर, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, एक स्थिर वैद्युत मॉडल है। क्या है? एक स्थिर वैद्युत मॉडल। इसमें कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जिनके अनुसार जो होता है आपका धातु लिगंड आबंध आयनिक होते हैं, मतलब जो धातु लिगंड होते हैं आपस में आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, आपस में आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जो केवल धातु आयन, क्या होता है बच्चों? जो केवल धातु आयन और लिगंड के, जो केवल धातु आयन और लिगंड के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। मतलब कि इनमें जो प्लस होता है, ऋण होता है, उन्हीं से क्या होता है? अन्योन्य क्रिया बन जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, ऋणावेशित लिगंडों को एक बिंदु आवेश के रूप में, जो ऋण वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? ऋण वाले लिगंड को एक बिंदु आवेश के रूप में, एवं उदासीन लिगंडों को, मतलब जैसे कोई चार्ज नहीं होता है, कोई पावर नहीं होती है, मतलब कि इस तरीके से ब्रैकेट बंद रहेगा, उस पर कोई पावर नहीं होगा। उदासीन लिगंडों को ध्रुवों, मतलब द्विध्रुवों, मतलब एक
इस साइड और एक इस साइड, द्विध्रुवों के रूप में माना जाता है। जैसे यहाँ बता रहा है, जैसे 5D कक्षकों के चारों ओर, 5D कक्षकों के चारों ओर की ऊर्जा का मान बराबर होता है, ठीक है। और धातु आयन के चारों ओर ऋण क्षेत्र होने के कारण, ठीक है, जो होता है अपना धातु आयन होता है, उसके चारों ओर क्या होता है बच्चों, ऋण आयन होता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण यह अपभ्रष्ट हो जाता है, मतलब आपस में समझ नहीं पाते, अपभ्रष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, CFT कहा जाता है। चलिए इसकी सीमाओं को लिखते हैं, लिमिटेशन क्या है इसकी, देख ही रहे हैं आप क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमा, यानी कि CFT की सीमा, ठीक है, CFT की सीमा हो जाएगी। चलिए देखते हैं, बस थोड़ा बचा हुआ है। तो पहला पॉइंट है, यह सिद्धांत लिगेंड के कक्षकों को कोई महत्व नहीं देता, मतलब जो लिगेंड होते हैं कक्षक में, जो लिगेंड होते हैं इसके अंदर, उन्हें कोई महत्व नहीं देता, कहता है जाओ तेल लो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। दूसरा है, कोई एक निश्चित लिगेंड अधिक विपाटन तथा कोई कम विपाटन करता, मतलब कोई अच्छे जुड़ता है, कोई कम अच्छे जुड़ता है। इनकी व्याख्या करने में भैया CFT क्या था, असमर्थ था, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत की कमियों में लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत तथा आणविक कक्षक सिद्धांत द्वारा दूर किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से अपना ये 5 का पूरा कंप्लीट हो गया। जो 5 का क्वेश्चन है आपका का, खा और गा और ये घा, ठीक है, पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग 6 का टॉपिक करेंगे। तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें जो यहाँ तक देखा हो या पहली बार कोई विजिट किया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।